चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरुआत करेंगे रिपोर्ताज के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ से हुए लिखे हुए नोट्सों का 21वां वीडियो है। इससे पहले हमने 21 वीडियो बना दिए हैं। जो लोग नए जुड़े हैं हमसे, जाके पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और दोस्तों, हम यहाँ पर काफ़ी सारी विधाओं को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पिछले वीडियो हमने साक्षात्कार और रिपोर्ताज के बारे में, यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया था। तो बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ताजों के बारे में, यानी हिंदी साहित्य में रिपोर्ताजों की क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, वो इसमें सारे कवर करने वाले हैं। दोस्तों कुछ तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहले तथ्यों की शुरुआत करते हैं कि आधुनिक गद्य की नवीनतम विधा है। ध्यान रखने की बात यह है कि रिपोर्ताज आधुनिक गद्य की नवीनतम विधा है। सबसे जो नई विधा है जो है आधुनिक भारत की, वो है रिपोर्ताज। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे प्राचीन जो विधा है, सबसे पहले जो विधा आई वो आई थी नाटक। सबसे पहले जो आई थी दोस्तों, वो आया था नाटक। सबसे अंतिम जो सबसे नवीन विधा है वो है रिपोर्ताज। तो इस बात को समझ गए हो आप? ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि मानवीय विभीषिकाओं, विडंबनाओं, युद्ध, अकाल और बाढ़ महामारी की जो भी भिन्नताएं आई थी, उनके साथ रिपोर्ताज विधा का भी आगमन हुआ। मतलब हमारे यहाँ पर जो मानव में इतनी सारी जो विडंबना, युद्ध, अकाल इतने सारे पढ़ते गए हैं हमारे देश में, उनके साथ साथ एक जो विधा आई वो है रिपोर्ताज विधा। यानी रिपोर्ताज का आगमन भी इस तरीके से ही हुआ है, एक तरीके से। मतलब हमारे देश में जो जो भी विभीषिकाएँ आई हैं, चाहे आडंबर हो गए, चाहे विडंबनाएं हो गए, युद्ध हो गया, अकाल हो गया, मतलब एक तरह से ये क्रम लगा लीजिए। आगे हम बात करते हैं रिपोर्ताज का आरंभिक रूप क्या है। आरंभ रूप, इसमें जो चंडी प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने युवराज की यात्रा को आरंभिक रूप माना। युवराज की यात्रा है उसको आरंभिक रूप माना है। कुछ और तथ्य जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ताजों की रचना की है। सजग भाव से रिपोर्ताज लेखन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, माफ करना दोबारा देख ले, सजग भाव से रिपोर्ताज लेखन द्वितीय महायुद्ध के आसपास आरंभ होता है। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके आसपास रिपोर्ताज लेखन प्रारंभ होता है। लेकिन अब ये सवाल बनता है कि आप इतिहास या कितना जानते हो, आप मुझे बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, इनकी डेट बताओ, कब से कब तक ये चले थे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार की बताओ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मैं आप लोगों को जांच सकूं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि राजनीतिक चेतना की जागरूकता को लेकर अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा रिपोर्ताज सबसे बाद में आता है। बिल्कुल, यह फ्रांस भाषा का शब्द है। यह है जो फ्रांस भाषा का शब्द है, या फ्रांसीसी एक तरीके से कह सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं कि हिंदी में लगभग 1938 के बाद से इसका प्रचलन प्रारंभ होता है। इनके आवश्यक गुण कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। इनके बगैर रिपोर्ताज लिखना संभव नहीं है। सजीव होना चाहिए और रोचक होना चाहिए। अगर बोरिंग हो जाएगा तो फिर उसको कैसे पढ़ेंगे आप? सोचिए आप, जैसे आप काफ़ी ज़्यादा फैक्ट वाली क्लास जब हमारी हो जाती है, जो तथ्य मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को भी बोर फील होता होगा कि सर क्या तथ्य बता रहे हैं एक तरीके से। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी हो जाती है उनको पढ़ना। उसी तरीके से जिसमें सजीवता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए और बिंब धर्मी होना चाहिए। इसके अलावा विश्वसनीय या प्रभावी होनी चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ को विश्वसनीयता के साथ नहीं कहेंगे, उसके बाद में उसको प्रभाव कैसे पड़ेगा। जैसे आपको पता है, जैसे आप मेरे बारे में जानते हो कि मैं हिंदी का अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, चाहे उसमें मैंने नेट जेआरएफ पास की हो, चाहे पीएचडी कंप्लीट की हो, तो मतलब और आगे भी हिंदी में काफ़ी सारे काम किए। मेरा कहने का मतलब तो विश्वसनीय तो होता थी कि सामने वाला आदमी जो चीज़ पढ़ा रहा है, जो चीज़ बता रहा है, वो सही है। इसलिए उसमें विश्वसनीयता होना बहुत ज़रूरी आवश्यक गुणों में से एक गुण है रिपोर्ताज का। दोस्तों आगे बात करते हैं हिंदी और उर्दू में क्या क्या है इनकी चीज़ों के लेके। जो रिपोर्ताज जो फ्रांसी भाषा का तो है ही ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों धर्मयुद्ध पत्रिका
धर्मयुद्ध पत्रिका से रिपोर्टाज गद्य विधा को अधिक बल प्रेरणा मिली है। और दोस्तों मैं इनको एक दो विधाएं और रहने उनको कंप्लीट करने के बाद आपको मैं पत्रिकाओं के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिले हैं उन सब के बारे में बताऊंगा और बहुत अच्छी सी ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूं। तो हम इनको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। शुरुआत दोबारा से पढ़ते हैं लाइन को कि धर्म युग पत्रिका से रिपोर्टाज गद्य विधा को अधिक बल मिला या प्रेरणा मिली। किससे? धर्म युग पत्रिका से। दोस्तों राघे राघव तूफानों के बीच 1946 में हंस में, यानी ये बंगाल अकाल के समय में लिखा ली गई थी। तूफानों के बीच जो 1946 में जो रिपोर्टाज था वो किसके लिए लिखा? अब देखो ध्यान रखो, राघे राघव रिपोर्टाज के राइटर हैं और किस पर आधारित थी? जो रिपोर्टाज किस पर आधारित था? वो ये बंगाल अकाल पर। यानी रिपोर्टाज भी किसी चीज़ को देख कर लिखा जाता है। यार बंगाल पर जो अकाल पड़ा था उसको लेकर एक लिखा था, तूफानों के बीच नाम का रिपोर्टाज लिखा था और छपा किस में था? हंस पत्रिका में। और कब छपा था? 1946 में। किसने लिखा था? राघे राघव ने। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम चीज़ों को समझते आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं शिव सागर मिश्र के बारे में। जो शिव सागर मिश्र हैं वे लड़ेंगे 1000 साल, लड़ेंगे 1000 साल। पर ये प्रेरित कहाँ से है? 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसको रिपोर्टाज करते हुए लिखा था कि वे लड़ेंगे हजारों साल। कब लिखा था? 1966 में। 1965 के युद्ध के उसको आधार बनाकर 1966 में लिखा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा 1972 लिखा था। लिखा किसको देखकर था? बांग्लादेश की यात्रा। उन्होंने बांग्लादेश की जब यात्रा की थी उसके आधार पर युद्ध यात्रा 1972 में की थी। भारती ने 1971 में मुक्त वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की थी और 1972 में इसको लिखा था। दोस्तों आगे बात करते हैं विवेकी राय के बारे में। जुलूस रुका है, उनका एक रिपोर्टाज है, जुलूस रुका है। ये 1977 में जीवन और मौत के बीच छटपटाते हुए गाँव की आज़ादी के बाद की कहानी है। इसमें जुलूस रुका हुआ, गाँव की उन्होंने यात्रा, गाँव की में जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बात की थी। दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में आप जानते होंगे। उनका मेन एक बहुत महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। आप अगर उसका नाम जानते हो तो आप मुझे नाम लिखकर बताओ और ये मत सोचा करो कि सर मुझसे हमसे कोई सवाल पूछते हैं हम उसका क्यों बताएं। अपने आप को बड़ा मत समझो। जब तक विद्या ददाति विनयम, विनयम दधाति पात्रताम। जब तक आप विनम्र नहीं होंगे, जब तक अपनी अकड़ को सीधा नहीं करोगे, तब तक आप सीख नहीं सकते। दोस्तों ये आप लिख कर ले लो मुझसे यार। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि सर ये कोई सवाल पूछ रहे यार हम तो जानते हैं इसका आंसर, क्या कमेंट में क्या करें। आप लिखा करो, ये मुझसे जुड़ाव करो। जब तक आप टीचर से जुड़ाव नहीं करोगे तब तक सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मतलब आपकी उम्र उस लेवल की हो गई है, मैं मानता हूँ। जो स्टूडेंट नेट की, जेआरएफ की या फिर किसी टीजीटी पीजीटी टीचर की तैयारी करता है तो उसकी उम्र हो जाती है 25 साल ऊपर। तो 25 साल के बाद में अपने आप को वो समझने लग जाता, तोप समझने लग जाता है कि भाई मैं ही हूँ और कोई नहीं है। जबकि अपनी हकीकत को पहचानो, जुड़ाव रखो किसी भी शिक्षक से, चाहे आप कहीं भी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, उनसे जुड़ो, उनसे मिलो। यकीन मानो ये कुछ पौराणिक साधु संतों की या प्रकृति का ऐसा वो है कि आप अपने सर से जुड़ोगे, टीचर से अगर जुड़ोगे, शिक्षक से आप जुड़ोगे ना तो आपको ज्ञान बहुत जल्दी मतलब प्राप्त होता है। और मैं ऐसी दकियानूसी बातों को नहीं मानता, लेकिन ये सत्य है, सत्य है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सत्य है ये बात। तो इसलिए मैं आपसे कहूँ अगर कोई सवाल का जवाब पूछूँ तो उसका जवाब दिया करो। ये आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है। आप लोगों की ही बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि मैंने ये जो कारवा चलाया है वो आप लोगों के लिए ही चलाया है। जबकि इस यूट्यूब चैनल से व्यक्तिगत जीवन में मेरा कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे हम मुझे लगा कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की। और मुझे पता है कि आपने कमेंट में लिख दिया होगा उनका आंचलिक उपन्यास का नाम। ठीक है, उन्होंने क्या क्या लिखा है देखो। ऋण जल रिपोर्टाज लिखा है जो 1975 में लिखा है। सबसे बड़ी बात पता है मैंने क्या लिखा है इन नोट्सों में? ये लिखा है कि मैंने किस आधार पर इनको लिखा है। वैसे अगर कोई किताब में पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट लिख देंगे ऋण जल इतने डेट। भाई मैंने लिखा है कि इसमें किस आधार से। ये जब मैंने जो नए हैं उनको बता दूं, ये नोट्स से मैंने जब लिखे थे, जब मैंने बनाए थे, जब मैं विकास देवकीर्ति सर के अंडर में दृष्टि IAS मुखर्जी नगर में कोचिंग किया करता था दिल्ली में, उस समय उन्होंने जो पढ़ाया और कुछ मैंने मिला के किताब मिला के नोट्सों का निर्माण किया है। बहुत शानदार है। मैं खुद कई बार JRF हूँ, PhD हूँ, तो आप भी समझ जाइए कि नोट्स में कितना दम है। ठीक है, तो इसलिए आप लाइक वाइक कर दिया करो वीडियोस को। आगे हम बात करते हैं नेपाली क्रांति की कथा 1968
और धुत अश्रुत पूर्व 1984। आगे हम बात करते हैं एक चीज़ के बारे में, तथ्य देख लो कि जो ऋण जल धन जल जो 1975 में लिखा है, ये बिहार के सूखे अकाल व 1967 में पटना की बाढ़ को ध्यान में रखकर या उसके आधार पर ये रिपोर्ट आज लिखा है। वहीं नेपाल क्रांति की कथा 1978 ये लिखा है, नेपाल के दिन, यानी दीनमान पत्रिका में लिख रहे हैं इनको, नेपाल के दिनों के आधार पर। हड्डियों का पुल। दोस्तों आगे हम बात करते हैं शिवदान सिंह चौहान सर के बारे में, और मुझे शिवदान सिंह चौहान सर का नाम मतलब जहन में आते ही मतलब बहुत सारी उनकी से यादें जुड़ जाती है, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको नहीं पता, मैं कह दूँ जो मेरे पीएचडी के गाइड है, जो मेरे पीएचडी के गाइड रहे हैं आदरणीय सर चौहान सर, उनके पिता हैं शिवदान सिंह चौहान। तो मुझे देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। उनकी मैंने कितनी किताबें देखी हैं, उन्होंने मुझे कितनी किताबें दिया करते सर कि उनकी पढ़ो पिताजी की। और मैं आपको बता दूं, शिवदान सिंह चौहान मतलब स्मोक बहुत किया करते थे, चैन स्मोकर थे, वो सिगरेट बहुत पिया करते थे। वो कहते हैं कि हमारे बाबूजी बहुत सिगरेट पिया करते थे, सर मुझसे बताते रहते। अब तो वो रिटायर्ड हो गए सर, काफ़ी उम्र हो गई उनकी। तो शिवदान सिंह चौहान, उन्होंने क्या लिखा है, रचित लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा किस आधार पर लिखा है? ये हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। ये देखो लक्ष्मीपुरा है जो हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, पहला रिपोर्टाज है। अब दोस्तों ये 1938 के रूपाल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, 1938 में। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर रिपोर्टाज को लेकर ही कुछ और तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों तथ्य ये हैं कि रिपोर्टाजकार यथातथ खबर नहीं देता। देखो यथातथ खबर नहीं देता रिपोर्टाज, बल्कि एक सार्थक भविष्य की ओर संकेत करता है। ध्यान से देखो, रिपोर्टाज जो लिखने वाला राइटर है, कथातक है, वो तथा तथ्य यानी एकदम एटिटीज, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर खबर नहीं देता बिल्कुल, बल्कि एक सार्थक भविष्य की ओर संकेत करता है। आत्मा अभिव्यक्ति यहाँ प्रमुख है, आत्मा अभिव्यक्ति प्रमुख है। दोस्तों वो क्या महसूस करता है, ये प्रमुख है। आत्मीयता के साथ व्यक्तित्व की झलक दिखा देना साहित्य रिपोर्टाज का प्रमुख कार्य है। 1936 के आसपास एक अगला तथ्य और जान लो। 1936 के आसपास रूसी साहित्यकारों ने इसका प्रचार प्रसार किया। इलिया, एक राइटर है इलिया एहरनबुर्ज, सर्वाधिक कुशल विख्यात रिपोर्टाजकार हैं। दोस्तों कुछ और विचार जान लो आप इसमें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त के बारे में और जान लेते हैं। प्रकाश चंद्र जो गुप्त हैं, उनकी रिपोर्टाज ये है, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल, और ये रेखा चित्र नाम से संग्रहित हैं। अब उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क हैं, उनका रेखाएं और चित्र में संकलित हैं उनके रिपोर्टाज। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण रिपोर्टाजों के बारे में। उनमें से राइटर हैं आनंद कौशल ने देश की मिट्टी बोलती है लिखा था। वहीं शिव सागर मिश्र ने लिखा है कि वे लड़ेंगे 1000 साल। वे लड़ेंगे 1000 साल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस पर आधारित है। अभी बताया 1 मिनट पहले, पर मैंने इनको फिर से एक साथ संकलित कर दिया मुखों को। वहीं धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा 1972। वहीं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्षण बोले क्षण मुस्कुराए, ये वाला। शमशेर सिंह का है प्लाट का मोर्चा, और श्रीकांत वर्मा ने लिखा है अपोलो का रथ, ये रिपोर्टाज है। वहीं रेणु ने लिखा है कि ऋण जल और धन जल। मैंने दोस्तों आपको बताया है कि ऋण जल धन जल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि बिहार में जो बाढ़ है उसके प्रकोप के ऊपर उन्होंने लिखा था। वहीं एक लव के नोट्स इन्होंने लिखा है। वहीं भगवती चरण उपाध्याय उनके खून के छींटे और वे इतिहास की पुस्तक पर खून के धब्बे नामक रिपोर्टाज उन्होंने लिखे हैं। वहीं राजकुमार के बारे में बात करें तो पेरिस के नोट्स उन्होंने लिखा है, और विवेक राय के बारे में बात करें तो उन्होंने लिखा है बाढ़ 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 बाढ़। ये महत्वपूर्ण रिपोर्टाज और हैं। और कुछ रिपोर्टाज देख लेते हैं दोस्तों। वहीं हम बात करते हैं कैलाश नारद ने लिखे धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू और लहसा सड़क। वहीं निर्मल वर्मा ने लिखा है कि प्राग एक स्वप्न।
प्राग एक स्वैपन। आप जानते हो प्राग एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है। कौन सा, आप अगर थोड़ी ज्योग्राफी की नॉलेज रखते हो तो मुझे बताओ कि कौन से उसमें है, ये क्षेत्र में शामिल है, यानी कौन से ये महाद्वीप में शामिल है, आप मुझे बताइए। सत्य कुमार कहते हैं क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा नाम का रिपोर्ट आज है। वही सूर्यकांत वर्मा मुक्ति की फौज, वही कमलेश्वर क्रांति करते हुए आदमी को देखना, और वहीं अमृत राय का है लाल धरती। दोस्तों इस तरह से हम रिपोर्ट आज ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हमारा डायरी आएगा, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप वीडियोज़ के साथ जुड़े हैं तो क्रम से वीडियो देखते चलिए, यकीन मानो मैं आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवाऊँगा। अभी तो मैं खुद के लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, उसके बाद में 5000 जो क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा, 5000 से 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा, और भी बहुत चीज़ मटेरियल उपलब्ध कराऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलता हूँ, नमस्कार।